नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। मध्य पूर्व में एक बार फिर जंग की आग भड़क गई है। अमेरिका और इजराइल एक तरफ है और दूसरी तरफ है ईरान। दोनों गुटों के बीच मिसाइलें चल रही हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं और हर पर हालात और खतरनाक होते जा रहे हैं। जंग में कौन जीतेगा अभी कोई नहीं जानता है। ये युद्ध कब थमेगा इसका भी कोई जवाब नहीं है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर नौबत यहां तक पहुंची कैसे ईरान अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। आज कहानी में समझिए इसी टकराव की पूरी दास्तान। Already substantially ahead of our کایدا بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن این جنگ منطقه‌ایه. I hear the people are telling you we're going to have an endless war here. You're not going to have an endless war. उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ईरान रिटेलिएट करेगा इनके सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर। इस समय में जो माहौल बना हुआ है वो मध्य पूर्व में काफी खौफ का माहौल है और काफी लड़ाई फैलती हुई नजर आ रही है। We have no option just to resist to the last bullet that we do have and to the last soldier that we do have. मध्य पूर्व की राजनीति में ईरान की इस्लामी क्रांति ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। जिस ईरान के कभी अमेरिका और इजराइल से बेहद करीबी रिश्ते थे, वही ईरान अचानक उनका सबसे बड़ा विरोधी बन गया। पहले सत्ता बदली, फिर विचारधारा बदली और फिर देखते ही देखते बदल गए पूरे क्षेत्र की राजनीति। दरअसल तेहरान में क्रांति की गूंज के साथ ही एक नया टकराव जन्म ले चुका था। कमाल अतातुर्क जो थे वो मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन ला रहे थे टर्की में। वही उसी तर्ज पे रज़ा शाह ने शुरू की। 60s और 70s में बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स थे तो उसमें लोग ये देख रहे थे कि या तो ज़्यादातर शाह के जो करीबी हैं उनको वो सारे प्रोजेक्ट मिल रहे थे या अमेरिकन्स को मिल रहे थे। मध्य पूर्व की राजनीति का एक ऐसा संघर्ष जिसे अब तक कभी आधिकारिक जंग का नाम तो नहीं दिया गया था, लेकिन पिछले 4 दशक से लगातार जारी था। ये कहानी है ईरान की और उसके सामने खड़े 2 ताकतवर देशों की, अमेरिका और इजराइल की। I hear the people are telling you we're going to have an endless war here. You're not going to have an endless war. I said it could be quick and decisive. It may take some time. We're destroying more of Iran's missiles and drone capability every single hour, knocking them out like nobody thought was possible. एक ऐसी जंग जो विचारधारा की भी है और रणनीति की भी। एक ऐसा टकराव जिसने नफरत, गुस्सा और बदले की आग को लगातार भड़काए रखा है।
लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि ये संघर्ष पूरी ताकत के साथ भड़क रहा है और पूरा मध्य पूर्व आग की लपटों में घिर रहा है और दुनिया एक नए वैश्विक युद्ध की ओर भी बढ़ रही है। इस समय में युद्ध भयावह होता जा रहा और भयंकर होता जा रहा। इस कहानी को समझने के लिए हमें समय की सुई को पीछे घुमाना होगा। साल 1979, तारीख 1 फरवरी। पेरिस से तेहरान जा रहे एक विमान में बैठे एक बुजुर्ग शख्स प्रार्थना कर रहे थे और ये थे आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी। वही खुमैनी जो ईरान की राजनीति को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। करीब 15 साल के निर्वासन के बाद खुमैनी अपने देश लौट रहे थे। उनके सामने लक्ष्य था ईरान की सत्ता को पलट देना और एक इस्लामी क्रांति को अंजाम देना। उस वक्त ईरान पर शासन था शाह मोहम्मद रजा पहलवी का। करीब 4 दशक तक शाह ने ईरान पर राज किया, लेकिन उनके शासन को लेकर लोगों में भारी नाराजगी थी। लोगों का आरोप था कि शाह का शासन तानाशाही बन चुका था। ये जो थे रजा शाह पहलवी, तो ये एक आर्मी ऑफिसर थे बुनियादी तौर पे, और कुछ लोगों की मदद से, जिसमें एक तबाई थे और ये सब, और फिर फाइनली इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। फिर कुछ दिनों में इन्होंने 1-2 साल के अंदर 1921 के आसपास खुद को इन्होंने राजा घोषित कर दिया। दूसरी तरफ ये था कि वो कमाल अतातुर्क से बहुत मुतासिर थे, उनसे बहुत इन्फ्लुएंस थे, और कमाल अतातुर्क जो थे वो मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन ला रहे थे टर्की में। वही उसी तर्ज पे रजा शाह ने शुरू किया। देश में सेना का दबदबा था, भ्रष्टाचार था, आम लोगों को बराबरी का मौका नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे 1978 में हालात विस्फोटक हो गए। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। लोग शाह के खिलाफ नारे लगा रहे थे और बदलाव की मांग कर रहे थे। दरअसल शाह ईरान को पश्चिमी मॉडल पर आधुनिक बनाना चाहते थे, लेकिन बड़ी आबादी इसे अपनी परंपरा और पहचान पर हमला मान रही थी, और इसी गुस्से का निशाना बने 2 देश, अमेरिका और इजराइल। Never allow the world's #1 sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen. We have no option just to resist to the last bullet that we do have and to the last soldier that we do have. बम धमाकों के बीच ये बात सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन उस दौर में ईरान के सबसे बेहद करीबी यही 2 देश थे। ईरान और इजराइल के बीच बेहद मजबूत रिश्ते थे। इजराइल के कई नागरिक ईरान में काम कर रहे थे और दोनों देश कई बड़े प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान और इजराइल के बीच सैन्य सहयोग भी था। देश में सेना का दबदबा था, भ्रष्टाचार था और आम लोगों को बराबरी का मौका नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे 1978 में हालात विस्फोटक हो गए। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग उतर गए। लोग शाह के खिलाफ नारे लगा रहे थे और बदलाव की मांग कर रहे थे। दरअसल शाह ईरान को पश्चिमी मॉडल पर आधुनिक बनाना चाहते थे, लेकिन बड़ी आबादी इसे अपनी परंपरा और पहचान पर हमला मान रही थी, और इसी गुस्से का निशाना बने 2 देश, अमेरिका और इजराइल। बम धमाकों के बीच ये बात सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन उस दौर में ईरान के सबसे करीबी सहयोगी यही 2 देश थे। ईरान और इजराइल के बीच बेहद मजबूत रिश्ते थे। इजराइल के कई नागरिक ईरान में काम कर रहे थे और दोनों देश कई बड़े प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान और इजराइल के बीच सैन्य सहयोग भी था। मिसाइल, विमान और कई संवेदनशील सैन्य तकनीकों में दोनों देश साझेदारी कर रहे थे।
उधर अमेरिका भी ईरान को मध्य पूर्व में अपनी रणनीति का सबसे अहम स्तंभ मानता था। यही वो दौर था जब दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैश्विक प्रभाव की लड़ाई थी और अमेरिका के लिए ईरान एक अहम सहयोगी था। लेकिन इस बीच एक बड़ी गलती हो गई। अमेरिका और इजराइल को अंदाजा ही नहीं था कि ईरान में विरोध कितना गहरा हो चुका है। 8 सितंबर 1978 का दिन, जिसे इतिहास में ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना जाता है, तेहरान की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे थे और शाह की सेना ने भीड़ पर गोलियां चला दी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 87 लोग मारे गए, लेकिन विरोधी समूहों का दावा था कि मौत का आंकड़ा 4000 के करीब था। यहीं से हालात पूरी तरह बदल गए। लोगों का गुस्सा अब विद्रोह में बदल चुका था और क्रांति की लहर पूरे देश में फैल गई। जैसे जैसे आंदोलन तेज हुआ, वैसे वैसे ईरान में रह रहे अमेरिकी और इजरायली नागरिक निशाने पर आने लगे। ईरान में हर पश्चिमी प्रतीकों पर हमले होने लगे। कैफे, सिनेमाघर, बैंक, रेस्टोरेंट तक को निशाना बनाया गया। क्रांति का संदेश साफ था, पश्चिमी प्रभाव को खत्म करना। इस आंदोलन को एक नेता चाहिए था और वो नेता बनकर उभरे आयतुल्लाह खुमैनी। धीरे धीरे इस क्रांति के पीछे हर विचारधारा के लोग जुड़ते चले गए, धार्मिक समूह, राष्ट्रवादी, यहाँ तक कि वामपंथी भी। फिर वो दिन आया जब खुमैनी तेहरान पहुंचे। करीब 1 करोड़ लोग सड़कों पर उतर आए। इतिहास के सबसे बड़े स्वागत में से एक था खुमैनी का स्वागत। लोग उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि मसीहा की तरह देख रहे थे। और खुमैनी के पहुंचते ही सिर्फ 10 दिन बाद ईरान की 37 साल पुरानी राजशाही खत्म हो गई। शाह देश छोड़ चुके थे और सत्ता अब खुमैनी के हाथ में थी। 60s और 70s में बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स थे, तो उसमें लोग ये देख रहे थे कि या तो ज़्यादातर शाह के जो करीबी हैं उनको वो सारे प्रोजेक्ट मिल रहे थे या अमेरिकन्स को मिल रहे थे, बल्कि कुछ लोग मजाक में कहने लगे थे कि ईरान जो है वो 51st जो है उसका स्टेट हो गया है। तो ये एक बड़ी वजह थी। ईरान एक इस्लामी गणराज्य बन गया। इस नई व्यवस्था में अंतिम सत्ता एक धार्मिक नेता के पास थी, जिसे सुप्रीम लीडर कहा गया। और क्रांति के बाद सबसे पहले निशाने पर आए अमेरिका और इजराइल। तेहरान में इजरायली दूतावास पर हमला हुआ। ईरान की विदेश नीति पूरी तरह बदल गई। और इसी दौरान एक और ऐतिहासिक घटना हुई। फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात तेहरान पहुंचे और उनका स्वागत किसी राष्ट्राध्यक्ष की तरह किया गया। ये स्वागत साफ संदेश था कि अब ईरान फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा होगा और इजराइल का विरोध करेगा। यहीं से शुरू हुआ वो टकराव जो आज युद्ध की शक्ल ले चुका है। ये युद्ध आने वाले समय में भी जिस तरीके का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का अभी अप्रोच है, ये आगे आने वाले दिनों में भी ये कैंपेन लगातार जारी रहेगा। इस बात ये स्पष्ट रूप से दिखता है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस्लामिक रिजीम को पूरी तरीके से वीकन कर देना चाहता है, उसे डिग्रेड कर देना चाहता है। लेकिन इस्लामिक रिजीम की जो रिमेनिंग लीडरशिप है वो भी इसको रिटेलिएशन करने की एफर्ट्स कर रही है और लगातार उन्होंने मिसाइल्स लॉन्च की हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरानियन रिमेनिंग लीडरशिप काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है।
एक ऐसा संघर्ष शुरू हो गया है जो अब पूरी तरह युद्ध में बदल चुका है और ये कब खत्म होगा कोई नहीं जानता। ईरान की इस्लामिक रेजिम आतंकवाद को जिस तरीके से अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करती रही, और हमास, हिजबुल्लाह, हूती, इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे छोटे बड़े जो अन्य आतंकी संगठन थे, सब के सब ईरानियन टेरर प्रॉक्सीज थे और ईरान उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट करता था, इस्लामिक रेजिम उसे सपोर्ट करती थी। जाहिर है कि वो भी कारण बना कि आज इस्लामिक रेजिम के इस तरीके की पतन की स्थिति में वो पहुंच गया है। आयतुल्लाह खुमैनी ने साफ कर दिया था कि अब ईरान की नई सरकार इजराइल को एक देश के तौर पर नहीं मानती। क्रांति के तुरंत बाद खुमैनी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने दुनिया को चौंका दिया। तेहरान में मौजूद इजरायली दूतावास को बंद कर दिया गया और उसकी जगह खोल दिया गया फिलिस्तीन का दूतावास। ये सिर्फ एक राजनयिक फैसला नहीं था बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था। अब संदेश साफ था कि ईरान फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा होगा और इजराइल के खिलाफ। यही वो पल था जब ईरान और इजराइल के बीच कभी मौजूद रही रणनीतिक साझेदारी पूरी तरह खत्म हो गई। अमेरिका ने नई इस्लामी सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता तो दे दी, लेकिन वॉशिंगटन में चिंता भी बढ़ने लगी थी। अमेरिकी प्रशासन के अंदर इस बात पर बहस चल रही थी कि नई ईरानी सरकार के साथ रिश्ते कैसे होंगे। कुछ अधिकारियों को लगता था कि खुमैनी बेहद कट्टर नेता हैं और उनके साथ संबंध बनाए रखना मुश्किल होगा, लेकिन कई लोग ये भी मानते थे कि शाह के जाने के बाद भी अमेरिका और ईरान के रिश्ते सामान्य रह सकते हैं। हालांकि ये उम्मीद ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। 4 नवंबर 1979 तेहरान में अचानक हालात बदल गए। सैकड़ों इस्लामी छात्रों ने अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया और 52 अमेरिकी राजनयिकों को बंधक बना लिया गया। ये घटना दुनिया भर में सनसनी बन गई। अब खुमैनी के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो इन छात्रों का समर्थन करेंगे या फिर अमेरिका के साथ रिश्ते बचाने की कोशिश करेंगे। आखिरकार खुमैनी ने छात्रों का साथ देने का फैसला किया और यहीं से ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी की असली शुरुआत हो गई। ये बंधक संकट 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 444 दिन तक चला। करीब 1.5 साल बाद जाकर अमेरिकी बंधकों को रिहा किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना ने अमेरिका और ईरान के रिश्तों में ऐसी दरार डाल दी जो आज तक नहीं भर पाई है। खास तौर से 60s और 70s में बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स थे, तो उसमें लोग ये देख रहे थे कि या तो ज़्यादातर शाह के जो करीबी हैं उनको वो सारे प्रोजेक्ट मिल रहे थे या अमेरिकन्स को मिल रहे थे, बल्कि कुछ लोग मजाक में कहने लगे थे कि ईरान जो है वो 51st जो है उसका स्टेट हो गया है। तो ये एक बड़ी वजह थी। इस घटना के बाद मध्य पूर्व में एक और बड़ा मोर्चा खुल गया था। साल 1982 में इजराइल ने अचानक लेबनान पर एक बड़ा सैन्य हमला कर दिया। करीब 90,000 सैनिक, 1300 टैंक और 1500 बख्तरबंद गाड़ियों लेकर इजरायली सेना ने लेबनान में घुस गई। इस ऑपरेशन का नाम था पीस फॉर गैलीली। इजराइल का कहना था कि इसका मकसद दक्षिण लेबनान में मौजूद फिलिस्तीनी लड़ाकों को खत्म करना था। तेहरान में बैठे आयतुल्लाह खुमैनी ने इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देख रहे थे, लेकिन उस समय ईरान के सामने एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इराक के पास सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। ये युद्ध 8 साल तक चला और इसमें लाखों लोग मारे गए। ईरान के पास लेबनान में इजराइल के खिलाफ सीधे लड़ाई खोलने की ताकत नहीं थी। खुमैनी ने उस समय एक बयान दिया था, यरूशलेम का रास्ता करबला से होकर जाता है। इसका मतलब था कि पहले इराक के खिलाफ जंग जीतना जरूरी है, उसके बाद ही इजराइल की ओर ध्यान दिया जाएगा। आखिरकार अगस्त 1982 में घेराबंदी खत्म हुई
फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात को लेबनान छोड़ना पड़ा और वो अपने हजारों लड़ाकों के साथ ट्यूनीशिया चले गए। लेकिन इस युद्ध ने एक नया मोड़ भी पैदा किया। लेबनान के शिया समुदाय में गुस्सा बढ़ गया था। दक्षिणी लेबनान में रहने वाले शिया लोग खुद को इस युद्ध का सबसे बड़ा शिकार मान रहे थे। धीरे धीरे कुछ शिया समूहों ने हथियार उठाने का फैसला किया। उनका कहना था कि इजराइल के कब्जे का जवाब अब सशस्त्र संघर्ष से दिया जाएगा। इसी दौरान कुछ लेबनानी शिया नेता ईरान पहुंचे और उन्होंने आयतुल्ला खुमैनी से समर्थन मांगा और यहीं से जन्म हुआ एक नए संगठन का। 82 में लेबनान में शिया नेताओं ने मिलकर एक संगठन बनाया, इस्लामिक रेजिस्टेंस। कुछ साल बाद 1985 में यही संगठन दुनिया के सामने एक नए नाम से आया। नाम था हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह का मुख्य लक्ष्य था लेबनान से इजरायली सेना को बाहर निकालना और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। यहीं से शुरू हुई वो युद्ध की कहानी जिसने ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच संघर्ष को और गहरा बना दिया। इस संगठन को मजबूत करने के लिए ईरान ने अपने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के सैकड़ों जवान लेबनान बेका वैली भेजे। इन सैनिकों ने हथियार, पैसा और सैन्य ट्रेनिंग दी। इस पूरे नेटवर्क को बनाने में सीरिया ने भी बड़ी भूमिका निभाई। उस समय सीरिया के राष्ट्रपति हाफिज अल असद थे, जो खुद भी इजराइल के कट्टर विरोधी थे। यहीं से एक नया गठबंधन बना, ईरान, सीरिया और हिजबुल्लाह का गठजोड़। लेकिन दुनिया को अभी इस गठबंधन की असली ताकत का अंदाजा नहीं था। 11 नवंबर 1982 की सुबह लेबनान के शहर टायर में एक घटना ने सबको चौंका दिया। 18 साल का एक युवक अहमद कासिर विस्फोटकों से भरी कार लेकर इजरायली सैन्य मुख्यालय में घुस गया। कुछ ही सेकंड में पूरा 7 मंजिला भवन ढह गया। इस हमले में 91 इजरायली सैनिक और 15 कैदी मारे गए। ये मिडिल ईस्ट में पहला बड़ा आत्मघाती हमला था और इसी के साथ हिजबुल्लाह का नाम पहली बार दुनिया के सामने आया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 23 अक्टूबर 1983 को बेरूत में एक और भयानक हमला हुआ। अमेरिकी मरीन बैरक को निशाना बनाकर किए गए एक ट्रक बम हमले में 241 अमेरिकी सैनिक मारे गए। करीब उसी समय फ्रांसीसी सैन्य मुख्यालय पर भी हमला हुआ, जिसमें 58 सैनिकों की मौत हुई। इजराइल, अमेरिका और उसके सहयोगियों को यह पता लगाने में देर नहीं लगी कि इन हमलों के पीछे हिजबुल्लाह का हाथ है। इन हमलों के बाद लेबनान में तैनात अंतर्राष्ट्रीय सेनाएं धीरे धीरे पीछे हटने लगी। इन हमलों से इजराइल भी परेशान था। 1985 आते आते इजराइल ने भी अपनी सेना के कदम पीछे खींच लिए। लेबनान में इजराइल के मुकाबले हिजबुल्लाह की यह पहली बड़ी जीत थी। समय के साथ ये संगठन सिर्फ एक मिलिशिया नहीं रहा, बल्कि लेबनान की राजनीति में भी बड़ा खिलाड़ी बन गया। 1989 में रुहुल्लाह खुमैनी की मौत हो गई, लेकिन उनकी विरासत जिंदा रही। उन्होंने जो रणनीति शुरू की थी, यानी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ क्षेत्रीय गठबंधन बनाना, वही आगे चलकर ईरान की विदेश नीति की नींव बन गई। हाउतीज का ईरान को इतनी सपोर्ट नहीं है अब, क्योंकि हाउतीज जो है वो बेसिकली सऊदी अरेबिया के साथ उलझते हैं। हाउतीज की वो देखिए, हाउतीज के नॉर्थ में ओमान है, हाउतीज खुद साउथ में उसके रेड सी है और हाउतीज के पूरे वेस्ट में सऊदी अरेबिया है। तो हाउतीज का सऊदी अरेबिया का एक कन्फ्रंटेड बॉर्डर है, जो बॉर्डर पे टेंशन रहती है, बॉर्डर पे चलता रहता है उनका। लेकिन सऊदी अरेबिया बहुत पावरफुल है। हाउतीज को जो रेड सी में जो हाउतीज जो पायरेसी करते हैं, जो शिप्स की डिस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे इजरायली शिप्स अगर जा रहे हों या अमेरिकन शिप्स हों, तो उसमें ये मदद करते रहते हैं। हिजबुल्लाह का बड़ी बड़ा लिमिटेड रोल है, वो एंटी इजराइल है बेसिकली और अपने सर्वाइवल के लिए। लेकिन इतनी भारी वो नहीं है। ये भी अगर आप देखें तो वरना पीस क्यों एग्री करते 2024 में? उन्होंने तो सीज फायर एग्रीमेंट किया। तो मुझे नहीं लगता वो इतनी बड़ी भारी को मदद कर पाएंगे। वो खुद कॉर्नर में, वो अपने हमास अपनी सर्वाइवबिलिटी के लिए लड़ रहे हैं।
और अब 1991 में खाड़ी युद्ध शुरू हो गया। और उधर अमेरिका ने एक नए मिडिल ईस्ट की बात की, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो अमेरिकी हितों के लिए सुरक्षित हो। लेकिन ईरान, सीरिया और हिजबुल्लाह का गठबंधन धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था और यही गठबंधन आने वाले वर्षों में मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी शक्ति संघर्षों में से एक की नींव बनने वाला था। दुनिया की अगर खबर रखते हैं तो कमाल की बात है, गाजा की तो पहले दिन से खबर है। तो ऐसा नहीं है कि इनको एक तांडव रूप दिया जा रहा है अमेरिका का, ताकि ईरान को किसी तरह मॉरलिटी के लिए, अपनी पब्लिक में एक मॉरल ग्राउंड प्रिपेयर करने के लिए अपनी और जो उसके अलाइज हैं यूरोप में, कि भाई हम एक मॉरली बहुत काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है ये गाजा। तो फिर अगर ऐसा अमेरिका गाजा अगर सिर्फ एंटी टेररिज्म वॉर है तो फिर सबसे पहले तो पाकिस्तान को सॉर्ट आउट करना चाहिए था ना। सारी की सारी टेररिज्म, इस्लाम की टेररिज्म यहीं से जन्म हुआ है, सब जन्मदाता है ये लोग उसके, और वो अमेरिकन पैसे से जन्मदाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये इनका कोई रोल नहीं है बड़ा। मिडिल ईस्ट की राजनीति में 1990 का दशक एक बड़े बदलाव की शुरुआत लेकर आया। खाड़ी युद्ध के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक नई रणनीति बनाई, मध्य पूर्व में स्थिरता लाने की। लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे पहले उसे पुराने जख्म को भरना जरूरी था, जिसने दशकों से पूरे क्षेत्र को अस्थिर रखा था, इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष। 1991 में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। मकसद था अरब देशों और इजराइल को एक साथ बिठाकर बातचीत की प्रक्रिया को शुरू करना। इस सम्मेलन में यूरोप के कई देशों के नेता, सोवियत संघ के प्रतिनिधि और अरब देशों के नेताओं ने शिरकत की। लेकिन एक बड़ा देश इस बातचीत की मेज से नदारद था, और वो था ईरान। अमेरिका के साथ 1979 के बंधक संकट के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते इतने खराब थे कि वॉशिंगटन ने तेहरान को इस प्रक्रिया से दूर ही रखा। लेकिन ईरान को यह मंजूर नहीं था कि मिडिल ईस्ट की नई व्यवस्था उसके बिना बनाई जाए। तेहरान के नेताओं ने इसे साफ संदेश माना कि अगर वो ताकतवर नहीं बने तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाएगा। इसी के जवाब में ईरान ने अपनी अलग रणनीति बनाई। 1991 में तेहरान में फिलिस्तीन के समर्थन में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में दुनिया भर के करीब 60 संगठनों को बुलाया गया। यहीं पर पहली बार 3 संगठनों के बीच मजबूत रिश्ते बने, लेबनान का हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन का हमास और पैलेस्टाइनियन इस्लामिक जिहाद। यहीं से उस गठबंधन की नींव पड़ी जिसे बाद में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा गया। अब लड़ाई आर पार की शुरू हो गई थी। 1992 में इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई बड़े नेताओं को एक हेलीकॉप्टर हमले में मार गिराया। इजराइल को लगा कि इससे हिजबुल्लाह की ताकत टूट जाएगी, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। 1 महीने बाद अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में इजरायली दूतावास के बाहर भीषण कार बम धमाका हुआ। इस हमले में 28 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हो गए। इजराइल के मुताबिक इस हमले को हिजबुल्लाह और ईरान ने मिलकर अंजाम दिया था। इजरायली खुफिया एजेंसियों को शक हुआ कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इजराइल ने स्थिति को समझते हुए एक अलग रणनीति अपनाई। इजराइल का मानना था कि अगर ईरान जैसे बड़े खतरे से निपटना है तो पहले उसे अपने पड़ोस में शांति स्थापित करनी होगी। यही सोच आगे चलकर एक ऐतिहासिक समझौते की वजह बनी। 1993 का ओस्लो अकॉर्ड्स। व्हाइट हाउस में हुए इस समझौते में पहली बार इजराइल और पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेता यासिर अराफात ने एक दूसरे को मान्यता दी। दुनिया को लगा कि शायद अब मिडिल ईस्ट में शांति की शुरुआत हो गई है, लेकिन ये उम्मीद ज्यादा देर टिक नहीं सकी। जल्द ही हमास के आत्मघाती हमले शुरू हो गए और धीरे धीरे शांति प्रक्रिया कमजोर पड़ने लगी। अमेरिका ने ईरान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और परमाणु कार्यक्रम चलाने के आरोप लगाए। इसके बाद वॉशिंगटन ने तेहरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन दुनिया को अभी असली झटका लगना बाकी था। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमलों ने पूरी दुनिया की राजनीति बदल दी। करीब 3000 लोगों की मौत के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर का ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका सिर्फ आतंकियों से ही नहीं बल्कि उन्हें पनाह देने वालों से भी निपटेगा। और ईरान मिडिल ईस्ट में 3 अलग संगठनों को सपोर्ट कर रहा था।
ये वो तस्वीर है जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। अमेरिका का पहला निशाना अफगानिस्तान बना था, जहां तालिबान सरकार अलकायदा को संरक्षण दे रही थी। लेकिन इस युद्ध में अमेरिका को एक ऐसे देश की मदद की जरूरत पड़ी जो उसका पुराना दुश्मन था, यानी ईरान। अमेरिका को इस बात का एहसास था कि अफगानिस्तान से लगी सीमा और तालिबान से पुराने विवादों की वजह से तेहरान इस लड़ाई में अहम भूमिका निभा सकता था। यानी मिडिल ईस्ट की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां दुश्मन और दोस्त की परिभाषा बदलने वाली थी। 1990 के दशक के आखिर में अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा था, लेकिन तालिबान सिर्फ अमेरिका का दुश्मन नहीं था, वो ईरान का भी कट्टर विरोधी था। 1998 में हालात तब और बिगड़ गए जब तालिबान लड़ाकों ने अफगानिस्तान के मजार शरीफ में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला कर दिया। इस हमले में करीब 10 ईरानी राजनयिक और एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। उस समय ईरान और तालिबान के बीच युद्ध की नौबत तक आ गई थी। अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ी तो ईरान और अमेरिका के हित अचानक एक जैसे दिखाई देने लगे थे। 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर बमबारी शुरू की। उस समय तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत नॉर्दर्न अलायंस थी। इस गठबंधन को ईरान का समर्थन हासिल था और ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स भी पर्दे के पीछे से मदद कर रहे थे। अमेरिकी हमलों के कुछ ही हफ्तों के भीतर नॉर्दर्न अलायंस ने अमेरिकी सेना की मदद से काबुल पर कब्जा कर लिया और तालिबान की सरकार गिर गई। इस पूरी प्रक्रिया में ईरान ने एक अहम भूमिका निभाई। ये एक अजीब विडंबना थी कि जिस देश को अमेरिका दुश्मन मानता था, वही देश अफगानिस्तान में लोकतंत्र और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात कर रहा था। लेकिन अफगानिस्तान में सरकार बनते ही अमेरिका की सोच बदल गई। 2002 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने एक बड़ा चर्चित भाषण दिया, जिसमें उन्होंने ईरान को एक्सिस ऑफ ईवल कहा, यानी बुराई की धुरी। उनके इस बयान ने ईरान और अमेरिका के बीच संबंध सुधार की किसी भी संभावना को खत्म कर दिया। अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कूद चुका था और उसका लक्ष्य था पश्चिम एशिया के पूरे इलाके के अंदर हर उस शासन को बदल देना जो या तो अमेरिका के खिलाफ है या उसकी नजर में आतंकवाद के साथ है। इसके बाद अमेरिका ने आतंक के खिलाफ युद्ध को अपनी नई विदेश नीति बना लिया और उसका लक्ष्य था मध्य पूर्व के उन सभी शासन को हटाना जो अमेरिका के साथ नहीं थे। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन की सत्ता गिरा दी। लीबिया की सरकार बदल गई। ईरान समझ चुका था कि अमेरिका से दुश्मनी खतरनाक है। दोस्ती के लिए ईरान ने कई बार कोशिश की। हमास, हिजबुल्लाह, हथियारों के निरस्त्रीकरण और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की पेशकश की गई थी। बदले में ईरान चाहता था कि अमेरिका उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए और क्षेत्र में उसकी भूमिका को स्वीकार करे। लेकिन अमेरिका ने इस प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं लिया। ईरान के लिए ये एक बड़ा झटका था। अमेरिका किसी भी हाल में ईरान की सत्ता बदलना चाहता था। Once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. रशिया और यूक्रेन की तरह ये लंबा नहीं खिंच सकता। युद्ध जरूर लंबा जरूर जाएगा, हो सकता है 6 वीक्स 8 वीक्स, लेकिन एक देखिए यूक्रेन और रशिया का युद्ध जो है ना, वो एक कॉर्नर में आ जाता है। उससे मतलब दुनिया की वो कोई सी रूट्स नहीं इफेक्ट हो रहे उससे, दुनिया की उसकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्ट नहीं हो रहे, दुनिया के ईस्ट वेस्ट का मिलाप नहीं टूट रहा उससे। वो सिर्फ और सिर्फ एक थोड़ा सा एक एरिया है। और अगर आप रशिया से नॉर्थ में भी जाना चाहें, अगर चाइना बेसिकली, और अगर ईस्ट साउथ से भी जाना चाहें इस वॉर के, तो बहुत कॉरिडोर्स हैं। ये एक बड़ा क्रिटिकल कॉरिडोर है। यहाँ से दुनिया की 20-25% तो दुनिया का तेल, 25-30% तेल और LNG का रास्ता है। और अगर आप देखें साथ में, अगर आप अरेबियन सी को डिस्टर्ब रखते हैं और इंडियन ओशन को डिस्टर्ब करते हैं, तो रेड सी भी आ जाता है, जिसके अंदर से दुनिया का 25% ट्रेड, पैनामा मतलब कैनाल, अगर आप ऊपर से सुइज कैनाल, ये सब इफेक्ट हो जाते हैं ना। और फिर अगर घूम के जाते हैं आपके साउथ अफ्रीका के साउथ से, तो फिर बहुत लंबा रास्ता हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि ये जो है युद्ध इतनी पनिशमेंट देगा अमेरिका, लेकिन बियॉन्ड ए पॉइंट शायद वो इसको ना खींचे, बिकॉज फिर उसकी भी नुकसान होएगा। अमेरिका के बढ़ते दबाव के बीच ईरान ने भी अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर दिया, मगर हालात ने एक करवट ली 2009 में, जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने बराक ओबामा, जिन्होंने ईरान के साथ कूटनीति और बातचीत को प्राथमिकता देना शुरू की। पर्दे के पीछे और मंच के आगे चली
बातचीत की लंबी कवायद के बाद 14 जुलाई 2015 को ईरान और विश्व शक्तियों के बीच में एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को सीमित करने का वादा किया और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन ये समझौता भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील से अमेरिका को बाहर निकाल लिया और यहीं से एक बार फिर अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच टकराव की नई कहानी शुरू हो गई। एक ऐसी कहानी जो आज भी मध्य पूर्व की राजनीति को प्रभावित कर रही है। Again, calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. They're only going to be killed. And we'll be giving you really the right side of history, because that's what it is. So you'll be perfectly safe with total immunity, or you'll face absolutely guaranteed death. पिछले 7 दिन से लगातार हमलों की वजह से तेहरान धुआं-धुआं हो गया है। ईरान की नौसेना के युद्धपोत तबाह हो गए हैं और ईरानी सेना के तमाम ठिकाने मिट्टी में मिल चुके हैं। अमेरिका के B-2 बॉम्बर और दर्जनों लड़ाकू विमान ईरान के अलग-अलग ठिकानों पर बारूद से बर्बादी की नई कहानी लिख रहे हैं। 8-9 कंट्रीज गल्फ की हैं, वो इसमें एम्ब्रॉयल हो गई है। उनका वो नहीं लड़ना चाहते। वहाँ किसी के पास, दुबई में कोई फोर्स है, कोई उनके पास ग्राउंड ट्रूप्स थोड़ी हैं, कोई यूएई में कोई ग्राउंड ट्रूप्स थोड़ी हैं, ओमान में भी एक छोटी सी, यहाँ लोग समृद्ध हैं। ये तो वॉर लोगों को ऑब्जर्व किए हुए ना, बिकॉज जो लोग यहाँ के रहने वाले वो तो ऑयल ने एकदम से रिच कर दिए, सब हर एक कोई खलीफा बन बैठ गया पैसे से। तो इन्होंने तो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को एब्जॉर्व कर रखा। किसी किसी स्टेट में तो 60%, 50%। सऊदी अरेबिया को छोड़ के किसी के पास यहाँ मिलिट्री पावर नहीं है। तो मैं नहीं समझता इसमें कोई रशिया आएगा, मैं नहीं समझता इसमें कोई चाइना आएगा, और मैं नहीं समझता इसमें किसी का और कोई रोल होगा। तो ये लोकल वॉर रहेगी, लेकिन ग्लोबल इफेक्ट रहेगा इसका। ये कहते हैं ना कि भाई ये वर्ल्ड वॉर ना सही, पर वर्ल्ड इज एट वॉर, उसको आपने घसीट लिया इस लड़ाई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरानी सेना को सीधी धमकी दी है और उनकी धमकी का सीधा मतलब है खामनेई के बाद IRGC का खात्मा। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर ईरान सरेंडर नहीं करता है तो ईरान को बर्बाद कर देंगे। For the Iranian people and help take back your country. You're going to have a chance after all these years to take back your country. Accept immunity. We'll give you immunity. And we'll be giving you really the right side of history, because that's what it is. So you'll be perfectly safe with total immunity, or you'll face absolutely guaranteed death. And I don't want to see that. They don't want to see it either. We also urge Iranian diplomats around the world to request asylum and to help us shape a new and better Iran with great potential. It's a country with great potential. There's much better future for Iran. It's now beginning. It's going to be, I think, a great future. And the United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel. दरअसल IRGC ईरान के सबसे शक्तिशाली संगठन में से एक है। खामेनेई की मौत के बाद अप्रत्यक्ष रूप से आज ईरान की कमान IRGC के टॉप कमांडरों के हाथ में है। चाहे मिडिल ईस्ट पर हमले हो, अमेरिकी सैन्य ठिकाने हो या फिर इजराइल पर पलटवार हो, सभी हमलों के पीछे IRGC का दिमाग है। बड़ी बात यह है कि खामेनेई की मौत के बाद IRGC खुल्लम खुल्ला ऐलान कर चुकी है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। मतलब यही है कि ट्रंप के प्लान के बीच में IRGC दीवार बनकर खड़ी है, जो ना तो ट्रंप के आगे झुकने को तैयार है और ना ही रुकने को। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं IRGC की पूरी लीडरशिप का हर कीमत पर खात्मा करना, क्योंकि जब तक ईरान की कमान IRGC के हाथों में रहेगी, तब तक इजराइल और अमेरिका अपने मंसूबों को हासिल नहीं कर पाएंगे। सवाल यही है, ट्रंप की धमकी के आगे जीते जी खामेनेई नहीं झुके तो उनकी मौत के बाद अब ईरान झुकने को तैयार होगा